तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम धर्मिंदर है और आपकी कुंडली बनी है वृश्चिक लग्न की। राशि आपकी है धनु। अगर देखो जी, मैं कुंडली की बात करूं कि कुंडली कैसी है, तो ग्रह आपके अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से समझाऊंगा। तो सबसे और आपके जो सवाल हैं वो भी मैं कवर करूंगा। आपने मुझे बोला है कि आपको पिछले कुछ सालों से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काम काज बिल्कुल बंद हो चुका है, कोई इनकम नहीं हो रही, बल्कि आप कर्जदार हो चुके हैं और किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। कि ऐसी मतलब क्या कंडीशन बनी है, ऐसी क्यों आपको दिक्कत आ रही है? तो सबसे पहले आप ये समझो, ये जो कुंडली होती है इसमें देखो जी 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह है, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, यह है 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। दूसरा ग्रह आपके धन जोड़ने का है। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहन। चौथा ग्रह माता, मकान, वाहन। पांचवा ग्रह आपके बच्चों का है। ये छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां ग्रह आपकी पत्नी का है। आठवें ग्रह से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें ग्रह से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां ग्रह काम काज का है। 11वां ग्रह है आपके बड़े भाई बहन, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो ग्रह देखो। जैसे कि आपने मान लो अपने काम काज के बारे में जानना है, तो 10वां ग्रह काम काज का है। और 10वें घर में नंबर है 5। 5 है सिंह राशि। सिंह राशि का जो मालक है वो है सूर्य। मतलब आपके काम काज के लिए हमें 10वें घर का जो मालक सूर्य है, सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपने मान लो और कुछ देखना है, वो घर देखना है। तो जैसे कि मान लो आपने अपनी छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। तीसरे घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि, मालक शनि बना। तो छोटे भाई बहनों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। अब आपको देखो जी, थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी होता क्या है, गौर से समझो। ये जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। लेकिन इनका जो असर है कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और सवाल कि अभी आपके ऊपर दशा है किसकी? तो जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। ये 11 से चली हुई है और ये 29 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। क्यों? क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और राहु का आपके ऊपर असर कितना है? वो है 80%। आपकी 100 में से 80% जो लाइफ है अभी आपके साथ, 80% जो भी कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी मतलब सुबह से लेकर रात तक आप जो भी कुछ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण वो राहु है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर शुक्र का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। दूसरा महीना 23 से चली हुई है, ये दूसरा महीना 26 में खत्म होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला है कि आपके ऊपर असर तो सभी ग्रहों का है, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर है वो इस राहु ग्रह का है। और बाकी थोड़ा सा असर शुक्र का है। तो सबसे पहले हम आपके राहु के बारे में जानेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर तो राहु अच्छा निकला फिर तो लाइफ में आपके अच्छा ही अच्छा करेगा, बुरा निकला तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा है, तो आपका जो राहु है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये आपका बड़े लेवल पे खराब है। क्यों खराब है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक आप मेरी बात नोट कर लो कि जब कुंडली देखते हैं उसमें देखो जी, कुंडली में कुछ योग बने होते हैं, अच्छे योग होते हैं। जैसे हम कहते हैं राजयोग बना है। और कुछ कुंडली में दोष बने होते हैं कि ये दोष है, वो दोष है। आपकी भी कुंडली में एक दोष बना है, और ये सबसे बड़े दोषों में एक दोष है, वो है आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है राहु और यहाँ पे बैठा है केतु। क्योंकि जो काल सर्प दोष बनता है वो राहु और केतु दोनों की वजह से बनता है। और ये कब बनता है? जब एक हिस्सा खाली होता है, मतलब राहु केतु बैठे यहाँ पे और इधर वाला हिस्सा देखो खाली है पूरा। तीसरा घर खाली है, चौथा घर खाली, पांचवा, छठा, सातवां, इन घरों में आपको कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा। सभी ग्रह बैठे हैं इस साइड में। राहु क्या है? ये सांप है। ये सांप का है मुख, और केतु इसकी पूंछ है। तो सभी ग्रहों को एक साइड में कर रखा है इन्होंने। ये जो काल सर्प दोष है भाई, अच्छा नहीं होता। जब ये किसी की कुंडली में बन जाता है वो बंदा जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाता।
उसको लाइफ में स्ट्रगल आता है, दिक्कतें, परेशानियाँ, मेहनत का फल नहीं मिलता, उसका दिमाग काम नहीं करता, मति भ्रम होती है। और ये जो काल सर्प दोष जब भी बनता है, ये भी देखना पड़ता है कि ये किन घरों में बना है। उन घरों की हानि ज्यादा होती है, जैसे राहु आपका 8वें घर में है और केतु बैठे है दूसरे घर में, तो इन दो घरों की हानि ज्यादा होगी। दूसरा घर धन का है, धन की हानि ज्यादा होगी, और 8वां घर आपको मतलब हेल्थ खराब, मृत्यु, कष्ट। अब देखो जी, जो काल सर्प दोष बना है, ये एक्टिवेट कब होता है? जब भी इनकी चलती है दशा, मतलब जब भी कभी आपके ऊपर केतु की दशा चलेगी, ये एक्टिवेट होगा। जब कभी आपके ऊपर राहु की दशा चलेगी, ये दोष एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे कमाल की बात क्या है कि आपके ऊपर चल रही है राहु की दशा। तो आपको देखो जी, समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कुंडली में सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है कि आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। एक्टिवेट कब होगा? राहु की दशा में, और उसी की चल रही है आपके ऊपर दशा। मतलब आप समझ लो, आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, इस राहु की वजह से आ रही है। अब देखो जी, राहु आपका कहाँ बैठा है? 8वें घर में। वैसे भी देखो जी, 12 घरों में राहु जब भी 8वें घर में बैठता है, अच्छे फल नहीं देता। लेकिन यहाँ पे राहु आपका वैसे तो उच्च का बैठा है। ये जो 8वें घर में 3 लिखा है, मिथुन राशि है, राहु की उच्च राशि। उच्च के ग्रह अच्छे होते हैं, लेकिन राहु आपको अच्छे फल इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये काल सर्प दोष लेके बैठा है। अगर काल सर्प दोष ना होता, राहु ने अच्छे फल देने थे। और एक सबसे नेगेटिव बात क्या है, उच्च का तो बैठा ठीक है, लेकिन इसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है इस दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। ये दूसरे घर की हानि ज्यादा कर रहा है, और दूसरा घर है धन का, मतलब आपको धन को लेकर दिक्कतें ज्यादा पैदा करेगा ये राहु। और राहु ने यहाँ पे बैठे मंगल चंद्रमा को भी खराब कर दिया है। मंगल चंद्रमा आपके हैं बड़े लेवल पे अच्छे, और ये एक बहुत अच्छा योग लेके बैठे हैं, राजयोग लेके बैठे हैं मंगल चंद्रमा। अभी आपको बताऊंगा क्या राजयोग है। लेकिन उससे पहले मेन सवाल ये है कि इस राहु को सही कैसे किया जाए। मतलब अगर आपने राहु को सही कर लिया भाई, लाइफ में हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लाइफ में चेंज आ जाएगा। तो इसको सही कैसे करना है? क्योंकि देखो जी, ये दानव ग्रह है। कुछ ग्रह होते हैं देवते, जल्दी आसानी से मान जाते हैं। ये दानव है, आसानी से नहीं मानता। हो सकता है आपका महीना लग जाए, हफ्ता लग जाए, एक दिन भी लग सकता है। मतलब इसके उपाय करेंगे, वो इसके ऊपर डिपेंड है कि कब प्रसन्न होगा। तो इसके उपाय क्या है? पहला जो उपाय है, आप इसके मंत्र एक बार पूरे करो, जो कि है 18,000। चाहे 18 कर लो, चाहे आप 4 गुना ज्यादा 72,000 कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो ये संकल्प लेके मंत्र एक बार ये पूरे करो। सबसे पहला काम तो आपका ये है। और ये मंत्र शुरू करने हैं आपने शनिवार के दिन संकल्प लेके। संकल्प कैसे लेना है मैं आपको वीडियो अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आज जैसे संडे है, अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार को रात के समय आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम धर्मिंदर है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, आपका मेरे जीवन के ऊपर बड़ा असर है, और आप मेरी कुंडली में काल सर्प दोष लेके बैठे हैं, और मुझे लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें आ रही हैं। धन की हानि हो बहुत ज्यादा हो रही है, कर्जदार हो चुका हूँ, और भी मतलब दिक्कतें आ रही हैं। और मुझे पता चली दिक्कतें आने का कारण एक आपकी दशा भी है। प्लीज मैं चाहता हूँ आपका जो भी बुरा फल है वो मुझे ना मिले। मैं अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ, जो भी मेरे से पिछले जन्म की में गलतियां हो चुकी हैं, और प्लीज मुझे आप अच्छे फल दो। इसलिए हे राहु देवता जी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार भाई आप संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे कर लो। मंत्र पूरे करने में आपका चाहे महीना लग जाए, चाहे 2 लग जाए, ये मंत्र पूरे कर लो। मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना? छोड़ देना। और मंत्र है ओम राम राहवे नमः। फिर आप मंत्रों को छोड़ के फिर आपने जो दूसरा उपाय करना है वो है राहु कवच का पाठ। और ये जो पाठ है, ये रात को पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता, ऑडियो लगा के सुन लिया करो। मोबाइल पे ऑडियो लगाओ, सुन लिया करो। कितने पाठ पढ़ने हैं? 1 से लेके 5 पाठ पढ़ा करो। मतलब एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये भी 2 मिनट का पाठ है, इसको भी आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। इसको भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है या सुनना है, 1 से लेके 5 पाठ। सबसे पहले भाई मंत्र पूरे कर लेना, उसके बाद ये पाठ आपने शुरू करने हैं। दोनों पाठ चाहे पढ़ लिया करो, चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और चौथा उपाय जो कि है बहुत जरूरी, वो है आप इसका दान करो। दान से इसकी पावर कम होगी। और दान इसका वैसे तो एक सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज होते हैं। सतनाजे के अलावा इसकी और भी जो दान है, वो दान की वीडियो मैं भेजूंगा, उसको देखना क्या दान है। तो वो दान आप कोशिश करो रोजाना करने की, या रोजाना नहीं कर सकते तो हफ्ते में 3-4 दिन दान जरूर किया करो। खासकर शनिवार को दान जरूर किया करो। तो क्या दान है वो वीडियो अलग से आपको भेजूंगा, उसको देख लेना। इसके अलावा आप
शिव जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि राहु शिव जी का भी भक्त है। जितना ज़्यादा शिव जी के मंदिर जाएंगे, शिव चालीसा पढ़ो वहाँ पे बैठ के, ओम नमः शिवाय का जाप करो वहाँ पे बैठ के, उससे भी आपका राहु सही होगा। और इसके अलावा आप आपको एक मैं वीडियो भेजूंगा राहु की महादशा के क्या उपाय होते हैं, उसको भी आप एक बार देखना। उसमें से भी जो आपको उपाय सही लगे वो भी ऐड कर लेना, क्योंकि जितने ज़्यादा उपाय करेंगे, जैसे कि आप दुर्गा जी की भी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है, आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ पढ़ सकते हैं। तो भाई टाइम आपको लगेगा, उपाय ज़्यादा करने पड़ेंगे। और मेन आप बस ये समझ लो दिक्कत ये राहु है। और भी एक दो ग्रह कारण है, आपको बताऊंगा अभी। तो अभी हमने क्या देखा कि आपके ऊपर बड़ी दशा है राहु की, और वो आपका एक तो 8वें घर में बैठा है जो कि अच्छा करनी है। 8वें घर में बैठ के सवाल ये देगा क्या, 8वें घर में बैठ के 8वें घर से ये आपकी हेल्थ भी खराब बहुत ज्यादा करेगा, हेल्थ को भी लेकर दिक्कत आएंगी, सामाजिक कष्ट होगा। धन के घर को देख रहा है, धन की हानि होगी। चौथे घर को देख रहा है, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। 12वें घर को देख खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी। इसको सही करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखो जी, क्योंकि जो काल सर्प जो बना है वो राहु और केतु दोनों की वजह से बनता है। अब आपके यहाँ पे जो केतु बैठे है, अब इसकी अगर मैं बात करूं, तो केतु आपका बैठा है दूसरे घर में, और दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर। आपको मैंने कभी फार्मूला समझाया था कि घर का मालिक देखना है। ये जो दूसरा घर है, ये होता है धन जोड़ने का घर। एक देखो जी, एक होता है धन कमाना। दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। धन कमाना अलग होता है, धन जोड़ना अलग होता है। कमा चाहे आप करोड़ रहे हैं, जोड़ा कितना है वो अलग चीज है। तो कमाना 11वें घर से देखा जाता है, और जोड़ना दूसरे घर से। तो दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, कि आप कितना धन जोड़ेंगे। तो फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। अभी जैसे मैंने बोला था 10वें घर का मालिक सूर्य है, ऐसे दूसरा घर धन का है, तो दूसरे घर का जो मालिक है, हमें आपके उस घर दूसरे घर में लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालिक है गुरु। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें इस गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और नेगेटिव बात क्या है कि आपका गुरु भी मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। दूसरा अगर जो धन जोड़ने का है, धन का मालिक गुरु आपका क्यों खराब लगा है, ये भी दो तीन कारणों से खराब है। पहला कारण गुरु खराब होने का, ये 12वें घर में जाके बैठा है। क्योंकि जो 12वां घर है ये खराब घर होता है, क्योंकि इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है, दान दंड हॉस्पिटल पागलखाना विदेश यात्रा। तो गुरु खराब होने का पहला कारण वो 12वें घर में बैठा है। दूसरा कारण बैठा भी यहाँ पे शुक्र के घर में है, दुश्मन, ये शुक्र इसका शत्रु है। ऊपर से ये अस्त बैठा है देखो। 12वां घर सबसे बड़ा कारण वैसे ये खराब होने का, 12वें घर में बैठा है। और दूसरा थोड़ा सा कारण शुक्र की राशि है, दुश्मन की राशि। अब इस गुरु क्या खराब फल देगा, तो गुरु देखो जी किस घर का मालक है, दूसरे घर धन के घर का मालक है। और 12वां घर है खर्च का, हानि का। मतलब आपका जो दूसरा घर धन है, धन उठ के चला गया खर्च के घर में, तो आपका गुरु धन खर्च कराएगा बहुत ज्यादा। और 12वां घर हानि का है, धन चला गया हानि घर में, धन की हानि होगी। तो गुरु धनहीन जो लेके बैठा है, धनहीन जो की वजह से क्या होता है, आपको मतलब धन संबंधी दिक्कतें आनी है बड़ी लेवल पे। जहां तो धन पूरी तरह से लाइफ में आएगा नहीं, जब धन जो आपका होगा वो खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी। दूसरा अगर पारिवारिक संपत्ति का भी होता है, पारिवारिक संपत्ति को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, पारिवारिक संपत्ति भी आपकी खर्च हो सकती है। और दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें। और गुरु देखो जी इस कुंडली में इस 5वें घर का भी मालक है। और 5वां घर आपकी संतान का है, संतान कैसी होगी। 5वां घर देखेंगे, 5वां घर पढ़ाई का भी है और आपकी बुद्धि का भी है। तो 5वें घर में 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक गुरु। वैसे भी 5वें घर से बैठा है 8वें घर में। तो गुरु आपको संतान को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, कोई ना कोई संतान संबंधी भी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। जहाँ तो संतान बीमार होगी, जहाँ संतान से बनेगी नहीं, जहाँ संतान में लड़कियां ज्यादा होंगी लड़का कम होगा, या संतान कम होंगी, या संतान देरी से होगी। कोई ना कोई संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा, खासकर पुत्र संतान को लेके। जहाँ तो पुत्र होगा नहीं, जहाँ देरी से होगा। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, बुद्धि का, बुद्धि को भ्रमित कर देगा ये गुरु। मतलब अगर आपने गुरु को सही कर लिया, सवाल ये है कि अगर आप गुरु को सही कर लेते हैं फायदे क्या होंगे जीवन में। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि गुरु आपके धन का मालक है, तो आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। और वैसे भी देखो जी, गुरु धन का कारक भी होता है। इन ग्रहों के कारक भी होते हैं, कारक भी बना है और धन का मालक भी बना है। तो गुरु को सही करने से धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, परिवार संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, संतान संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, कई फायदे होंगे। क्योंकि ये छठे घर को देख रहा है, कर्जदार भी आपको, जो आप कर्जदार बने हुए हैं वो भी एक कारण कहीं ना कहीं गुरु भी है आपका। तो गुरु को सही कैसे करना है, अब सवाल ये है। तो गुरु के लिए देखो जी, आपने दो तीन उपाय करने हैं। पहला जो उपाय है, सुबह के टाइम गुरु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। और दूसरा उपाय गुरु स्रोत का पाठ।
अभी जो 2 पाठ है रोजाना आपने पढ़ने हैं, 2-2 मिनट के भाई पाठ हैं। सुबह के टाइम जहाँ तो इनको पढ़ लिया करो, यानी कि ऑडियो लगा के सुना करो। कितने पाठ पढ़ने हैं? ज्यादा से ज्यादा, मतलब गुरु कवच के पाठ को आपने पढ़ लिया, चलो दोबारा फिर पढ़ो इसको भाई, दोबारा फिर पढ़ो। तो 1 से लेके 5 पाठ पढ़ा करो, इसके भी 1 से लेके 5 पाठ। 2-2 मिनट के पाठ है, ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। तीसरा उपाय आपने जो करना है वो है गुरु का व्रत रखो। अब यहाँ पे देखो जी, ये जो मैंने गुरु बोला है, ये बृहस्पति, ये मतलब इसे कहते हैं बृहस्पति कवच का पाठ। उलझन में मत पड़ जाना, यूट्यूब पे जब सर्च करेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे बृहस्पति कवच का पाठ लिखना है। मतलब आपने जो पढ़ना है वो है बृहस्पति कवच का पाठ और बृहस्पति स्रोत का पाठ। और ऐसे ही जो व्रत रखना है वो आपने रखना है बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है, जिस दिन होता है बृहस्पतिवार, उस दिन आपने बृहस्पति देव का व्रत रखना है। तो व्रत में क्या करना है? दिन में खाली फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना, और दिन में बिल्कुल भी आपने नमक का सेवन नहीं करना, रात को भी नमक का सेवन नहीं करना। तो हर बृहस्पतिवार को ये व्रत रखा करो। कितने व्रत रखने हैं? अभी रखो, जब तक आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर नहीं हो जाती। और एक चौथा उपाय भी आपने करना है जो कि बहुत बेस्ट है, वो है आप इसके जो मंत्र हैं गुरु के, वो पूरे करो, जो कि है 19,000। अब ये 19,000 कब करने हैं? पहले आप राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लो। जब आपके मान लो राहु के मंत्र पूरे हो जाएंगे, उस समय फिर आपने गुरु के मंत्र स्टार्ट करने हैं। और गुरु के मंत्र जब स्टार्ट करेंगे, ये गुरुवार के दिन से करना, और सुबह के टाइम आपने करने हैं। राहु के तो मैंने बोला रात के समय करने हैं, गुरु के जब भी करेंगे सुबह के टाइम ही करना, और जानना सुबह के टाइम ही करने हैं। और ये 19,000 मंत्र है, चाहे इसको भी 4 गुना आप ज्यादा कर सकते हैं। ये भी आपका चाहे 1 महीना लगे, 2 लगे, 3 लगे, मंत्र पूरे कर लेना। ओम ब्रह्म बृहस्पति नाम मंत्र है, ये कर लेना। बाकी कवच स्रोत के पाठ पढ़ते रहना है, इनको नहीं छोड़ना, व्रत रखे रखा करो, और ये मंत्र एक बार पूरे कर लेना। अब देखो जी, हमने क्या देखा? अभी हमने आपको राहु को देखा और आपके धन के मालक गुरु को देखा। अब देखो जी, ये जो दूसरा घर धन का है, तो दूसरे धन के घर में यहाँ पे देखो मंगल भी आपका बैठा है, चंद्रमा भी बैठा है, केतु भी बैठा है, आपके 3 ग्रह बैठे हैं। इन तीनों को भी देख के डिसाइड होगा आपके धन के बारे में। तो अब हम तीनों की बात करते हैं कि तीनों इस ग्रह का क्या अच्छा बुरा करेंगे। तो सबसे पहले देखो जी, इस दूसरे ग्रह में जो मंगल और चंद्रमा बैठे हैं, पहले इनकी मैं बात करता हूँ। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, आपका घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके घर में दो आपके दोस्त आपके घर में आके बैठ जाएं, जो आपके दोस्त होंगे, तो वो आपके घर में मेहमान बन के आए होंगे। इसकी वजह से वो घर में कोई नुकसान नहीं करेंगे, कोई घर की तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, घर का अच्छा करेंगे, आपकी मतलब घर की रक्षा भी करेंगे, घर की संभाल करेंगे, क्योंकि आपके वो दोस्त हैं। वो काम यहाँ पे दूसरे घर में मंगल और चंद्रमा करेंगे। ये जो मंगल चंद्रमा है किसके घर में बैठे हैं? ये जो 9 लिखा है गुरु का घर है। और ये गुरु को दोनों अपना दोस्त मानते हैं, और ये आपस में मित्र भी हैं। मंगल चंद्रमा आपस में मित्र हैं, और मित्र के घर में आके बैठे हैं। तो पहले चंद्रमा की बात करूं, चंद्रमा देखो जिस कुंडली में इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है 9वें घर को देखा जाएगा। और फार्मूला क्या था? घर का मालक देखना है। तो 9वें घर में क्या लिखा है? 4, 4 है कर्क राशि, मालक कौन बना? चंद्रमा। तो आपके भाग्य के लिए 9वें घर के मालक चंद्रमा को देखा जाएगा, जो कि आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि वो बैठे है दूसरे घर में, गुरु घर में, गुरु इसका मित्र है। और वैसे भी चंद्रमा इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। ये जो ग्रह होते हैं कुछ योग कारक होते हैं, कुछ मार्गेश। तो भाग्येश चला गया धन के घर में, भाग्य धन के घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि भाग्यवंशी आपको लाइफ में धन मिलता रहेगा, आपके पास धन की कमी नहीं होगी, चंद्रमा ये दिखा रहा है। मतलब आपका चंद्रमा है अच्छा। अब इसी घर में जो मंगल बैठा है, मंगल का जो अपना घर है वो है ये पहला घर, क्योंकि पहले घर में 8 लिखा है, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। और पहला घर आपका शरीर है, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी। शरीर उठ के चला गया धन के घर में। मंगल भी ये दिखा रहा है कि आपकी इच्छा होगी धन कमाने की, आप काफी धन कमाएंगे, धन जोड़ेंगे। और यहाँ पे मैं जैसे बोला था राजयोग बना हुआ है, राजयोग बना है कि मंगल चंद्रमा जब भी एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं लक्ष्मी योग बना हुआ है। महालक्ष्मी योग कहते हैं इसे। मंगल चंद्रमा जब भी एक साथ बैठते हैं, महालक्ष्मी योग बनता है। और ये बैठे भी धन के घर में है, इसकी बस ये प्रबल महालक्ष्मी योग बना हुआ है, प्रबल मात्रा में। किसी का हो सकता है मंगल चंद्रमा तीसरे घर में हो, चौथे घर में, आपका बैठे भी धन के घर में है। और धन के घर में जब भी मंगल चंद्रमा बैठते हैं प्रबल बड़े लेवल पे, राजयोग मतलब ये महालक्ष्मी योग बनता है। इसे मतलब महालक्ष्मी, लक्ष्मी किसको कहेगा? पैसे को, मतलब ये आपको काफी पैसे वाला बनाएंगे। ये दोनों ग्रह ये दिखा रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि मंगल आपके चंद्रमा अच्छे हैं, धन के घर में बैठ के बहुत ही दिखा रहे हैं कि आपको धनी बनाएंगे। लेकिन आपकी दिक्कत क्यों आ रही है भाई? अगर ये ऐसा योग बना है, क्यों आप मतलब रोड पे आ चुके हैं? कारण क्या है? राहु की दशा। और एक नेगेटिव बात और बताऊं क्या है? मंगल चंद्रमा है तो अच्छे, इनके अच्छे फलों को कम कर दिया है इस राहु ग्रह ने। क्यों? क्योंकि राहु 8वें घर से 7वीं दृष्टि से इस दूसरे घर को देख रहा है,
और दूसरे घर में जो 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, जो कि राहु की नीच राशि है। तो राहु की दृष्टि पड़ रही है दूसरे घर के ऊपर, और ये दूसरे घर की हानि तो कर ही रहा है। और दूसरे घर में बैठे मंगल चंद्रमा को भी इसने खराब कर दिया है, इस राहु ने। मतलब अगर आपने राहु को सही कर लिया, मंगल चंद्रमा के अच्छे फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ये दोनों ग्रह बहुत अच्छे थे, लेकिन इनके अच्छे फल में आ रही है कमी, इस राहु की वजह से। अब इसी दूसरे घर में यहाँ पे केतु बैठा है। तो केतु, क्योंकि देखो जी, आपका मैंने जैसे बोला था काल सर्पदोष अगर ना होता, वैसे तो केतु यहाँ पे उच्च का बैठा है, लेकिन उच्च के फल आपको नहीं दे रहा, क्योंकि काल सर्पदोष बनने की वजह से ही आपको खराब फल दे रहा है। और खराब फल धन के घर में बैठ के धन की हानि कर रहा है। तो केतु के लिए आपने क्या करना है, रात के समय केतु कवच का भी पाठ पढ़ना है। और ये पाठ चाहे कम ही पढ़ लो, इसको चाहे एक ही पाठ पढ़ लो, कोई बात नहीं। राहु के ज्यादा पढ़ने हैं, इसको तो चाहे एक ही पढ़ लो। दूसरा, केतु का पाए, केतु का दान करना, जो कि है कुत्तों को रोटी डाला करो रोजाना। और यहाँ पे सवाल कि मंगल चंद्रमा के कोई उपाय करने हैं या नहीं, इनके फिलहाल रहने दो, क्योंकि गुरु के आपके लिए मेन उपाय है, जो कि आपका खराब है। अब देखो जी, इस पहले घर में शुक्र, बुध और सूर्य बैठे हैं। इन तीनों की अगर मैं बात करूं, पहले मैं सूर्य की बात करूं, वो है आपके बड़े लेवल पे अच्छा। सूर्य इस घर का मालिक है 10वें घर का। 10वां घर होता है काम काज का घर, पिता का भी घर होता है ये 10वां। सरकार भी यहाँ से देखी जाती है और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि है, मालिक है सूर्य। तो 10वें घर की चीजें किससे देखेंगे, सूर्य से। और सूर्य बैठा है पहले घर में, और पहले घर में जो 8 लिखा है, ये मंगल का घर है, जो कि सूर्य मंगल का है मित्र। मतलब सूर्य भी अपने मित्र घर में बैठा है, सूर्य भी इस कुंडली में योग कारक है। मंगल भी योग कारक है, चंद्रमा भी, और सूर्य भी योग कारक है। तो मतलब सूर्य ये दिखा रहा है काम काज घर का मालिक है सूर्य, तो ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा भाई, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का भी सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और सूर्य लगन में बैठ के आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, सूर्य अच्छा है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, देखो जी, क्योंकि अभी आपके ऊपर बड़ा असर राहु का है। अभी अब मान लो आज के समय आपके ऊपर सूर्य की दशा होती, इस समय आपका अच्छा होना था, क्योंकि दशा में ये ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं, दशा ही आपकी सही नहीं है। और आपकी जब राहु की दशा खत्म हो जाएगी 29 में, उसके बाद दशा किसकी चलेगी, गुरु की, वो भी आपका भाई खराब है, उसमें भी दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आपने उपाय शुरू कर दिए, क्या पता आपकी महीने के बाद ही किस्मत चमक जाए। तो इसलिए मेन आप उपाय शुरू करो भाई। तो हमने यहाँ पे सूर्य देखा, वो अच्छा है, साथ में जो बुध बैठा है वो अच्छा भी है, थोड़े से बुरे फल भी देगा। बुध आप किस घर का मालिक है, 11वें घर का, जो कि है लाभ का घर, इच्छा पूर्ति, आमदन, बड़े भाई बहन। 11वें घर में 6 लिखा, 6 कन्या राशि, मालिक बुध। साथ में सूर्य के बैठने की वजह से थोड़ा सी ये वैसे बुध मार्केश भी है, 8वें घर का भी स्वामी है। बुध थोड़े से खराब फल ये देगा, हेल्थ खराब करेगा, लेकिन अच्छे फल ये देगा। आमदनी के लिए अच्छा है, इच्छाएं भी पूरी करेगा आपकी, लाभ देगा आपको, बुद्धिमान बनाएगा। खासकर इसकी दशा अच्छी होगी बुध की, सूर्य की भी दशा अच्छी होगी, मंगल चंद्रमा की दशा अच्छी होगी। अब देखो जी, बुध के साथ जो शुक्र है, हाँ शुक्र की बात करनी बहुत जरूरी, क्योंकि आपके ऊपर शुक्र का भी असर है, 1 साल हो चुका दशा चली हुई। सवाल की शुक्र कैसा है, तो शुक्र आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में प्रबल मार्केश है। शुक्र थोड़े अच्छे फल देगा, लेकिन ज्यादा बुरे फल देगा। शुक्र देखो जी, ये जो 12वां घर है, 12वें घर में देखो एक नंबर है 7, 7 है तुला राशि, माल किसका है, शुक्र। और 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल के खर्चे। 12वें घर की चीजों का जो डिपार्टमेंट है, वो है शुक्र के पास। 12वें घर की जो भी चीजें हैं हम शुक्र से देखेंगे। और शुक्र कहाँ बैठा है, पहले घर में। और शुक्र आपकी इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है, 7वें घर का, जो कि आपकी है पत्नी का घर। पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में 2 लिखा है, जो कि है वृष राशि, मालिक शुक्र। अब सवाल है कि शुक्र क्या अच्छे बुरे फल देगा। शुक्र पहले घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, वैसे पत्नी के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये 12वें घर का स्वामी है, तो आपके खर्चे बोझ बढ़ा देगा, खर्चे बोझ बढ़ जाएंगे आपकी। और हेल्थ भी आपकी खराब करेगा। और क्योंकि ये मार्केश भी है भाई, रोगी बनाएगा, मानसिक चिंता देगा, काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा। इसके भी उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है। शुक्र के जब तक दशा है, इसके भी आप उपाय करो। और इसके लिए आप इसके अ, इसके जहाँ 1 या 2 पाठ आपने पढ़ने हैं सुबह के टाइम, इसका भी पाठ पढ़ लो। एक तो है शुक्र कवच का पाठ, और दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। ये भी पाठ आप इसको चाहे इसको भी दो दो जितना आप पढ़ सकते हैं, मैं फोर्स नहीं करूंगा। चाहे स्टार्टिंग में देखो जी, अगर कभी नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़ने आते, सुन लिया करो सुबह के टाइम, इन पाठ को पढ़ो चाहे सुन लिया करो। अब यहाँ पे आपके 12वें घर में जो शनि बैठा है, शनि वैसे बैठा है उच्च का। शनि है इस घर का मालिक, चौथे घर का और तीसरे घर का। तीसरे घर में 10 लिखा है, मालिक शनि। चौथे घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालिक शनि। और चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का घर। तो चौथे घर का मालिक शनि है, उच्च का बैठा है, वो तो ये दिखा रहा है कि मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में आपको। और लेकिन अभी देखो जी, राहु भी इस चौथे घर को देख रहा है। राहु चौथे घर की हानि कर रहा है, कि आपको मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी।
लेकिन फिलहाल शनि अच्छा है। लेकिन देखो बात घूम के वहीं पर आ रही है कि ये जो ग्रह हैं, जैसे कि देखो जी, हमारी जो सरकार होती है, हाँ, नेता तो कई हैं लेकिन चलती किसकी, जिसकी सरकार होती है। अभी जैसे मोदी की सरकार है, मोदी की चल रही है, मोदी अपना हुक्म चला रहा है, ये करो। अगर उसकी सरकार ना होती किसी दूसरे की सरकार होगी, वो अपना हुक्म चलाएगा। ऐसे ही अभी हुक्म किसका चलेगा, राहु का चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी भाई दशा चली हुई है, उसकी बड़ा वो एक्टिवेट है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, आपको मैंने अभी क्या क्या बोला है, आपके देखो जी, मैंने बोला था मंगल चंद्रमा बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ पे योग बना है महालक्ष्मी योग। लेकिन ये पूरी तरह से एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा? राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से। एक्टिवेट कैसे होंगे? राहु को सही करने से, राहु को शांत करने से। तो बाकी केतु के लिए केतु कवच का पाठ दान बोला है। राहु के उपाय ज्यादा बोले हैं। सूर्य के आप कुछ नहीं करो, बुध शुक्र के आपने करने हैं, और गुरु के उपाय भी करने हैं, शनि के भी रहने दो। तो उपाय क्या क्या नोट करो एक बार दोबारा। कुछ उपाय भाई आपके रात के हैं, कुछ हैं सुबह के टाइम। पहले सुबह के उपाय समझो क्या क्या है। पहले रात के समझो, रात के क्या है। अभी शनिवार की करो वेट। शनिवार से राहु के मंत्र स्टार्ट करके, ये चाहे 18 कर लो, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है कि मैं 4 गुना ज्यादा भी कर सकता हूँ तो 72 यार आप कर सकते हैं। तो मंत्र पूरे करने के बाद छोड़ के फिर आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो और राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। दोनों पाठ रात के समय ज्यादा ज्यादा पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करो। अगर सुनोगे भी, ये नहीं कि साथ में खाना खा रहे हो सुन रहे हो, टाइम वेस्ट मत करना, पूरे ईमानदारी से बैठ के भावना लेके सुनना है पाठ को। दान करो रोजाना सतनाजे का, जहाँ इसके और भी दान है, वो दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसको देख लेना। शिव जी की पूजा उपासना सुबह शाम करो, शिव जी के मंदिर जाओ, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। रात के समय केतु कवच का भी पाठ पढ़ना है या सुनना है, और दान केतु का कुत्तों को रोटी डाला करो। बाकी सुबह के टाइम की अगर बात करूं, तो सुबह अभी जो गुरुवार आएगा, गुरु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो, और गुरु स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दो, और ये भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है या इनको सुनना है। और बाकी गुरुवार का आप व्रत रखा करो। और इसके अलावा जो गुरु के मंत्र मैंने बोले हैं, वो पहले राहु के मंत्र जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर गुरु के मंत्र स्टार्ट करने हैं। और गुरु के मंत्र जब आप स्टार्ट करेंगे गुरुवार के दिन से, सुबह के टाइम संकल्प लेके स्टार्ट कर लेना। बाकी सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, ये पाठ भी आप अभी शुक्रवार जो आएगा, शुक्रवार से स्टार्ट कर लेना। चाहे इनको पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो। दान देखो जी, एक तो राहु का बोला है सतनाजा, जहाँ इसके और भी राहु के जो दान है वो आप वीडियो पे देख लेना। भेज दूंगा आपको मैं क्या दान है। तो वो दान आपने रोजाना करने हैं। और केतु का दान, कुत्तों को रोटी डालो। और भी जो केतु के दान है वो भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, केतु के दान वाली। इसके अलावा आपने और किसी का दान नहीं करना, सूर्य को जल नहीं देना। और बाकी देखो जी, रत्न की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि अभी आपके देखो जी, पहले आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है। अगर आप कभी भी मान लो भविष्य में आगे जाके रत्न दान करेंगे, तो आप सूर्य का रत्न भी धारण कर सकते हैं मान के, चंद्रमा का मोती भी कर सकते हैं। ये 2 रत्न दान कर सकते हैं। और बाकी आप ऐसा करना, फिर भी कोई बात समझ ना लगी हो, जो आपके सवाल हुए, तो आप मुझे दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। इस वीडियो के अलावा आपको मैं 10-11 वीडियो और भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। कपड़ों की बात करूं, नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो पहनने, नीले काले कपड़े बंद कर दो। कौन से कपड़े पहन सकते हो? सफेद कपड़े आप पहन सकते हो। आप लाल कपड़े ज्यादा पहना करो, सफेद कपड़े हो गया, ये कपड़े आप ज्यादा यूज कर सकते हो। बस नीले कपड़े बंद कर दो, सभी कपड़े पहन सकते हो, नीले बंद कर दो। रंग बिरंगे केतु के वैसे जो कपड़े होते हैं वो दो चित्त कपड़े कपड़े होते हैं, चित्त कपड़े रंग के जो कपड़े होते हैं रंग बिरंगे, वो भी आप कम यूज कर सकते हो। बाकी देखो जी, राहु शिव जी की पूजा उपासना से भी प्रसन्न होता है, शिव जी की पूजा उपासना भी करो। हनुमान जी का मंदिर जाया करो, माता दुर्गा जी का भी आप कोई ना कोई पाठ पढ़ सकते हो, चाहे वो दुर्गा चालीसा है। और आपको राहु की महादशा वाली एक मैं वीडियो भेजूंगा, उसको भी आप एक बार देख लेना।